प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट विच मूविंग फ्रॉम 10 to 11 क्लास, माई सेल्फ एन के वर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ शिक्षा वाटिका। बच्चों, आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन में रहते हुए तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए वीडियो बना करके हम भेजते हैं और आगे भेजते रहेंगे। बच्चों ये बतला दें बायोलॉजी के बारे में तुमको कि बायोलॉजी जो होता है नीट एग्ज़ाम के लिए जो होता है वो 50% कवर करता है। 50% बायोलॉजी होता है और 50% में जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है नीट एग्ज़ाम के लिए। और नीट एग्ज़ाम के लिए बच्चों सबसे बेसिक जो होता है एनसीईआरटी बुक सबसे ज़रूरी होता है। इसमें एनसीईआरटी बुक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि नीट में करीब 85% क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं और एक एनसीईआरटी के किसी भी एक लाइन को निकाल करके क्वेश्चन फॉर्म कर देता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो होता है एनसीईआरटी बुक को तो कवर करेंगे ही, साथ साथ जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से पूछा जाता है उसको भी कवर करेंगे। मतलब जो भी पढ़ाएंगे उससे तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और नीट एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। तो नीट बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम दोनों की पढ़ाई हम लोग साथ साथ करेंगे। यहाँ पर जो पढ़ाएंगे बच्चों वो छोटे छोटे चीज़ से लेकर के जो होता है बड़े बड़े चीज़ तक जाएंगे। यहाँ पर मतलब बेसिक चीज़ को लेते हुए जो होता है अपर लेवल तक जाना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को जब तक नहीं समझे रहेंगे आगे की समझ नहीं आएगी। इसलिए जो होता है बच्चों छोटी चीज़ों बातों पर भी ध्यान देना है और जो भी पढ़ाते जाएंगे उसको अच्छी तरह से समझना है। और कहीं भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो वो जो होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो होता है कॉल कर देना है। तो बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बच्चों वो एनसीईआरटी बुक जो है 11th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका यूनिट थर्ड में क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हम साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसलिए सेल के बारे में पहले हम जान लेंगे, उसके बाद और सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेल बायोलॉजी ऐसा टॉपिक है, ये साइटोलॉजी जो होता है ऐसा टॉपिक है जिसका यूज पूरे बायोलॉजी में होता है। इसलिए सबसे पहले जो होता है हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वो नीट जो होता है इसमें नीट 11 ये एनसीईआरटी बुक जो है एनसीईआरटी 11th का जो बुक है उस बुक में यूनिट थर्ड जो है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है साइटोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी जो टर्म है वो हर्टविग ने दिया था। किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। साइटोलॉजी बच्चों बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जहाँ पर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या स्टडी करते हैं हम? सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सेल के फॉर्म, सेल के स्ट्रक्चर एंड सेल के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसी को हम लिखे हुए हैं स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। मतलब सेल के फॉर्म के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एंड कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं? सीपी स्वानसन को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? सीपी स्वानसन को कहते हैं हम। अब एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस समझना बच्चों, यहाँ पर लिखे हैं साइटोलॉजी और यहाँ पर लिखे हैं हम सेल बायोलॉजी। तो देखो साइटोलॉजी में केवल सेल के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी कब कहते हैं हम? जब सेल के फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन सेल के स्ट्रक्चर
उसका केमिस्ट्री मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसका डेवलपमेंट, वो सेल कैसे डेवलप्ड हुआ है, जेनेटिक्स मतलब उसमें जीन प्रेजेंट होता है और वो जीन कैसे फंक्शन करता है, और सेल के फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। सिंपली देखो इसमें जानना एक चीज़ कि सिंपली स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज क्या होता है, साइटोलॉजी। लेकिन जब सेल के स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, तब उसको हम कहते हैं क्या, सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इट डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल। तो ये होता है सेल बायोलॉजी। ये क्या होता है, सेल बायोलॉजी होता है ये। तो यहाँ पर हम जाने साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी में बच्चों क्या स्टडी करते हैं हम, सेल के बारे में क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में। तो सेल किसको कहते हैं, ये तुम लोग 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होगे कि सेल क्या होता है। सिंपली सब लोग जानते होंगे कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखे हैं, मॉडिफाइड किए हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है एंड हेरिडिटरी यूनिट होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट को ही क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं हम। मतलब सिंपली सा जान लेना इसमें कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूट्रोकेट के अनुसार सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ड्यूट्रोकेट के अनुसार जो होता है सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। देन देखते हैं, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सेल जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे हम यहाँ पर अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक सेल का बना होता है वो, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, और उसके लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन होता है वो सारे एसेंशियल फंक्शन जो होता है सेल के अंदर परफॉर्म होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं बच्चों, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो ये होता है बच्चों सेल। तो ये सेल के बारे में हम समझे कि सेल किसको कहते हैं। अब ये जानना है बच्चों कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ इसके बारे में अब हम जानते हैं। सेल के डिस्कवरी के लिए बच्चों माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। किसके लिए की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिस इंस्ट्रूमेंट में गुड रिजॉल्विंग पावर होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। मतलब डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए उस माइक्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन उसका हाई हो। रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन हाई होगा तभी उस सेल को हम क्लियर कट देख पाएंगे हम। तो इसके लिए जो होता है फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बिल्डअप किया वो जेड जॉनसन ने किया। किसने किया, लिखा हुआ है बच्चों, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ड बाय जेड जॉनसन। कब किया था, 1590 में। कब किया था, 1590 में। अब ये जो माइक्रोस्कोप जो जेड जॉनसन ने डेवलप किया, बिल्डअप किया, उसको फर्स्ट टाइम मॉडिफाइड किया गैलीलियो ने। तो लिखे हुए इट वाज फर्स्ट मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। कब, 1610 में। एंड देन गैलीलियो के बाद फिर मॉडिफाइड किया किसने, रॉबर्ट हुक ने मॉडिफाइड किया। किसने मॉडिफाइड किया, रॉबर्ट हुक ने मॉडिफाइड किया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए जो होता है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, और वैसे माइक्रोस्कोप जिसका रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफिकेशन क्या हो, हाई हो, ताकि सेल को क्लियर कट देख सकें। इसके लिए फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बिल्डअप किया वो जेड जॉनसन ने किया। उस माइक्रोस्कोप को बाद में गैलीलियो ने मॉडिफाइड किया। फिर गैलीलियो के बाद जो होता है रॉबर्ट हुक ने मॉडिफाइड किया। फिर रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया एक न्यू माइक्रोस्कोप, है ना। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड ए न्यू माइक्रोस्कोप विथ विच ही स्टडीड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट
तो रॉबर्ट हुक ने जो होता है इसमें न्यू माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत सारे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने स्टडी किया। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, रॉबर्ट हुक डेवलप ए न्यू माइक्रोस्कोप विथ विच ही स्टडीड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब बाद में रॉबर्ट हुक ने जो होता है एक नया माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उस माइक्रोस्कोप से जो होता है बहुत सारे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने स्टडी किया। और रॉबर्ट हुक का जो वर्क जो था वो फेमस रहा किसके लिए ज़्यादा? स्टडी ऑफ कॉर्क सेल। स्टडी ऑफ कॉर्क सेल, इन्होंने जो कॉर्क सेल का स्टडी किया, ये वर्क जो होता है इनका सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। इसलिए लिखे हुए हैं बच्चों, हिज वर्क इज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ कॉर्क, स्टडी ऑफ कॉर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं रॉबर्ट हुक ने सेल का स्टडी कैसे किया। रॉबर्ट हुक ने जो होता है सेल का स्टडी कैसे किया, तो देखना बच्चों, यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ये है इसमें, ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये लिखे हुए यहाँ पर थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। क्या लिखे हुए इसको? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है। तो रॉबर्ट हुक ने जो वर्क किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे वर्क किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क को काटा, काटने के बाद जो होता उसमें से एक थिन स्लाइस निकाला, पतला सा टुकड़ा निकाला उन्होंने कॉर्क से, और उस टुकड़े को जो होता है माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, माइक्रोस्कोप में रखा वो। और कौन से माइक्रोस्कोप? जो उन्होंने खुद बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप में इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को रखा उन्होंने, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप में रखा। और जब माइक्रोस्कोप में रखा तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे लिखे हुए बच्चों, रॉबर्ट हुक वर्कड ऑन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एंड वाज फाउंड टू हैव। जब थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जो माइक्रोस्कोप में रखा तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर जो होता है हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है। ये क्या है? हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है, जस्ट लाइक टू हनीकॉम, लाइक हनीकॉम, जस्ट लाइक टू क्या होता है? हनीकॉम। तो रॉबर्ट हुक ने जो होता है थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में रखा और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर जो होता है हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है। ये सब सारे हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है, हनीकॉम लाइक है ये। और इसी एम्प्टी कंपार्टमेंट को क्या कह दिया? सेलुली कह दिया। क्या कह दिया? सेलुली, जिसको क्या कहते हैं? अब सेल कहते हैं। उसी सेलुली को अब हम सेल्स कहते हैं। तो फिर से समझ लेना बच्चों इसको, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी कैसे किया? रॉबर्ट हुक वर्कड ऑन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे वर्क किया, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एंड वाज फाउंड टू हैव हेक्सागोनल एम्प्टी हॉलो हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट। ये हेक्सागोनल हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट इन्होंने ऑब्जर्व किया और ये सारे कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या कह दिया? सेलुली कह दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब जो भी वर्क किया सेल डिस्कवरी के समय, सेल डिस्कवरी के समय रॉबर्ट हुक ने जो भी वर्क किया वो सारे वर्क को रॉबर्ट हुक ने एक बुक में पब्लिश किया और उस बुक का नाम क्या है बच्चों? माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया। तो लिखे हुए बच्चों, रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया में अपने सेल डिस्कवरी के बारे में जो भी वर्क किया उसको एक बुक में पब्लिश किया और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और ये माइक्रोग्राफिया बुक जो होता है ये नीट में जो होता है मेडिकल एग्जाम में पूछ चुका है बच्चों। अब जो होता है ग्रीव एंड मालपीजी, देन जो होता है इसमें बच्चों ग्रीव एंड मालपीजी, ग्रीव एंड मालपीजी ने जो होता है ऑब्जर्व किया सम हॉलो कैविटीज। प्लांट्स के अंदर ग्रीव एंड मालपीजी जो होता है सम हॉलो कैविटीज ऑब्जर्व किया। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और वो हॉलो कैविटी जो होता है सराउंडेड बाई सेलुलोजिक वॉल्स, वो हॉलो कैविटी जो होता है सेलुलोजिक वॉल के द्वारा सराउंडेड होता है और ये सेलुलोजिक वॉल जो होता है डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है वो। तो ग्रीव एंड मालपीजी ऑब्जर्व्ड सम हॉलो कैविटीज सराउंडेड बाई सेलुलोजिक वॉल इन डिफरेंट मटेरियल्स दैट इज एक्चुअल सेल। और जो हॉलो कैविटी उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और वो हॉलो कैविटी जो सेलुलोजिक वॉल के द्वारा जो सराउंडेड है उस हॉलो कैविटी को ही एक्चुअली क्या कहते हैं? सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये ग्रीव एंड मालपीजी का वर्क था ये। देन जो होता है फर्स्ट टाइम जो होता है लाइव सेल जो है, फर्स्ट टाइम लाइव सेल जो होता है वो किसने देखा? इस चीज़ को जानते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहोइक। सिंपल इसका एवी लीवेनहोइक भी याद रखना,
है ना। एवी लेवेनहोइक, एंटोन वॉन लेवेनहोइक 1675 में फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा लाइव सेल, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, आरबीसी। तो ये एवी लेवेनहोइक जो होते हैं ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइव सेल्स को देखा और लाइव सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। और वो लाइव सेल्स क्या क्या देखा, बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखा, आरबीसी देखा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं और कि एल्फोंटोसोकॉर्टी एंड एफ फोंटाना, एल्फोंटोसोकॉर्टी एंड एफ फोंटाना ऑब्जर्व क्या किया, लिविंग मैटर इन द सेल, सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है, इसको ऑब्जर्व किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने जो होता है 1831 में डिस्कवर्ड किया क्या, न्यूक्लियस, किस प्लांट में, ट्राडेस्केंटिया प्लांट में। रॉबर्ट हुक ने जो होता है ट्राडेस्केंटिया प्लांट में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। फिर जे पुरकिंजे जो होता है इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे कि लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जी पुरकिंजे ने टर्म, ये क्या होता है, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ फिर उसका इम्प्रूवमेंट हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया तो सेल के डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी हासिल होने लगी। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए बच्चों, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ बाद में जाकर के और फिर जो इम्प्रूवमेंट हुआ इसका, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया तो सेल के डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी हासिल होने लगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे साइज ऑफ सेल। क्या देखते हैं बच्चों, साइज ऑफ सेल के बारे में हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम, साइज ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। तो सेल का साइज जो होता है डायमीटर में भी देखते हैं, लेंथ में भी देखते हैं। सेल का साइज जो होता है वेरियस, ये क्या होता है, वेरीज करता है ग्रेटली इन वेरियस प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल का साइज क्या होता है, वैरी करता है ये। तो यहाँ पर जो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। PPLO इसको कहते हैं, PPLO का फुल फॉर्म लिख लेना कहीं बच्चों, बतला रहा हूँ मैं। P प्लूरो, P निमोनिया, L लाइक और O ऑर्गेनिज्म, मतलब निमोनिया, ए प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, PPLO कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये स्मॉलेस्ट सेल की बात जहाँ तक रही बच्चों, तो इसमें कंपटीशन में दो तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कभी कभी स्मॉलेस्ट सेल में दे देता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, तो कभी कभी दे देता है माइकोप्लाज्मा लैडलैबी। तो दोनों को याद रखना है बच्चों। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसका साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा लैडलैबी जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो देखेंगे हम कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया, तो माइकोप्लाज्मा लैडलैबी हो गया। ऐसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को भी याद रखना है। ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ही पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा के ये दोनों स्पेसीज के बारे में याद रखना है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और माइकोप्लाज्मा लैडलैबी। ये दोनों को याद रखना है कि ये दोनों स्मॉलेस्ट सेल होता है। क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन हो गया बच्चों, माइकोप्लाज्मा। इसमें दो स्पेसीज, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर, और दूसरा है माइकोप्लाज्मा लैडलैबी जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। अब दूसरा नेक्स्ट है बच्चों लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल होता है। ये क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल होता है। इसको लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल भी कहते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एग जो होता है ये बॉडी से बाहर हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये जो होता है ये ऑस्ट्रिच का एग जो होता है ये लार्जेस्ट सेल है। कोई भी एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है बच्चों। एग जो होता है जो भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो इसमें से भी जो होता है लार्जेस्ट एग किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच का एग होता है। और ऑस्ट्रिच एग को ही क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सेल कहते हैं। अब इसका साइज क्या होता है, तो सेल के चारों ओर, तुम लोग भी खाए होगे, अंडा खाए होगे, अंडा के चारों तरफ कवच होता है।
कवच के साथ अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रिच एग सेल का डायमीटर 6 इंच होता है। कितना होता है? 6 इंच होता है। और कवर को एग सेल को हटा देते हैं, सेल मतलब कवच, क्या होता है? कवच। अगर हम अंडे से कवच को हटा देते हैं विदाउट सेल तो उसका डायमीटर कितना बच जाता है? 3 इंच इन डायमीटर होता है। तो ऑस्ट्रिच एग का साइज जो होता है बच्चों विथ सेल मतलब कवच के साथ 6 इंच इन डायमीटर, और विदाउट सेल मतलब कवच हटा करके देखते हैं तो 3 इंच डायमीटर होता है। तो लार्जेस्ट सेल क्या हो गया? ऑस्ट्रिच एग सेल हो गया। फिर देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल। क्या देखते हैं बच्चों? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है नर्व सेल, या इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल होता है। अब नर्व सेल किसका होता है? अब ह्यूमन में जो नर्व सेल होता है उसका लेंथ 90 सेंटीमीटर होता है, और जिराफ में जो नर्व सेल होता है उसका लेंथ क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तब आंसर हो जाएगा क्या? नर्व सेल। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा इसमें कि लॉन्गेस्ट सेल, केवल ये पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सेल, अब वहां पर चॉइस ये भी दिया रहेगा कि नर्व सेल ऑफ ह्यूमन, नर्व सेल ऑफ जिराफ, तब आंसर टिक करना है क्या? नर्व सेल ऑफ जिराफ। जिराफ का जो नर्व सेल होता है उसका लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है, और ह्यूमन का जो नर्व सेल होता है उसका लेंथ क्या होता है? 90 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया? नर्व सेल हो गया। और किसका नर्व सेल? जिराफ का नर्व सेल। किसका हो गया बच्चों? जिराफ का नर्व सेल हो गया ये। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ह्यूमन आरबीसी का साइज क्या होता है। एनसीईआरटी में सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको भी याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट को डिस्कस करना है। एनसीईआरटी के उस सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक का जिस पॉइंट से क्वेश्चंस नीट में पूछा जाता है वो सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैं तुमको यहाँ पर वीडियो पर पढ़ा रहा हूँ, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर क्लास में आकर के भी पढ़ाएंगे। तुमको ये कभी महसूस नहीं होगा बच्चों कि हम समस्तीपुर में पढ़ रहे हैं या कोटा में पढ़ रहे हैं। कोटा में भी वही पढ़ाई मिलती है जो मैं यहाँ पर तुमको समस्तीपुर में अवेलेबल करवाऊँगा। इसलिए ये मत समझना कि हम कोटा चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समस्तीपुर में रहेंगे तो हम कम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं भी 22 साल से इस फील्ड में हूँ और इंडिया करीब 8-9 स्टेट में पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल मैं धनबाद में रहता हूँ और धनबाद से मैं समस्तीपुर शिक्षा वाटिका में जाता हूँ बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। इसलिए बच्चों कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, जो भी पढ़ाऊँगा उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, याद करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तुमको कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि यहाँ पर कोटा जैसी पढ़ाई हमको नहीं मिल रही है। तुमको मैं बतला रहा हूँ शुरू से बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जो भी चीज़ बायोलॉजी में पढ़ाएंगे वो बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक होगा। मतलब उससे तुम्हारा 11-12 भी कवर्ड हो जाएगा प्लस नीट भी कवर्ड हो जाएगा। जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे जो पढ़ा रहे हैं उसमें से नीट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो मेरे नोट्स से फालतू रहेगा। सारे क्वेश्चन का आंसर नोट्स में अवेलेबल रहेगा पूरे बायोलॉजी में बच्चों। तो नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स है। ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी। क्या होता है? एसिटाबुलेरिया होता है। ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दिए हुए हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछ देता है इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल कौन होता है बच्चों? एसिटाबुलेरिया होता है। क्या होता है? एसिटाबुलेरिया। ये एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी है ये। इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है। दूसरा है बच्चों लार्जेस्ट प्लांट सेल जो होता है जूट फाइबर होता है जिसका लेंथ 30 to 90 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। रेमिक फाइबर बोहेमेरिया निविया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल इन मल्टीसेलुलर प्लांट जो होता है वो रेमी फाइबर होता है जिसका बोटेनिकल नेम है बोहेमेरिया निविया। ये बोहेमेरिया जीनस है, निविया स्पेसीज है। इसका लेंथ होता है 55 सेंटीमीटर होता है। देन है हेम्प फाइबर का लेंथ जो होता है 1 मीटर होता है। तो ये हो गया बच्चों लार्जेस्ट प्लांट सेल के बारे में। फिर स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल सेल। एनिमल में जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम के बारे में अच्छी तरह जानते हो बच्चों। इस प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है। इसका जब इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो इसके कारण मलेरिया डिजीज हो जाती है। इसके कारण क्या होती है? मलेरिया डिजीज हो जाती है। तो इसका डायमीटर जो होता है 2 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 2 माइक्रोमीटर होता है। अब स्मॉल सेल है हायर सरफेस
वॉल्यूम रेशियो देन द लार्जर सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन पूछे हुए है कि स्मॉलर सेल जो होता है उसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखें स्मॉल सेल हैज हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो देन लार्जर सेल्स। देन क्या होता है, लार्जर सेल, मतलब लार्जर सेल के कंपैरिजन में स्मॉल सेल में जो होता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो होता है हायर होता है। और ये पॉइंट जो होता है ये नीट में पूछे हुए हैं बच्चों, ये नीट में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानना है बच्चों, यहाँ पर जानना है कि फैक्टर गवर्निंग द साइज ऑफ सेल। एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पर क्या जानना है बच्चों, फैक्टर गवर्निंग द साइज ऑफ सेल। कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो साइज ऑफ सेल को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। जैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, या द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी जो होता है इसमें साइज ऑफ सेल को क्या करता है, डिटरमाइन करता है ये। देन है रेशियो ऑफ सेल सरफेस टू द सेल वॉल्यूम। ये रेशियो है रेशियो ऑफ सेल सरफेस टू सेल वॉल्यूम। सेल सरफेस टू सेल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ये भी साइज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये रेशियो जो होता है हायर होता है किसमें, स्मॉलर सेल में। हायर किसमें होता है, स्मॉलर सेल में होता है। फिर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है स्मॉलर सेल में मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हायर होता है। तो जितना ज़्यादा ये क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक रेट हायर होगा तो साइज ऑफ सेल क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये रेशियो ऑफ सरफेस वॉल्यूम टू सेल वॉल्यूम अगर क्या होता है, हायर होगा तो सेल क्या होगा, स्मॉलर होगा। अगर ये लोअर होगा तो सेल क्या होगा, लार्जर होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर क्या होगा, हायर होगा तो सेल स्मॉलर होगा, लोअर होगा तो सेल लार्जर होगा। तो ये तीन फैक्टर्स है जो कि सेल के साइज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। पहला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, दूसरा है रेशियो ऑफ सेल सरफेस टू द सेल वॉल्यूम, तीसरा है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये तीन फैक्टर है बच्चों जो साइज ऑफ सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं बच्चों सेल शेप। सेल का जो शेप होता है बच्चों, ये सेल का शेप जो है डिपेंड करता है सेल के फंक्शनल एक्टिविटी पे, है ना, और सेल का पोजीशन, है ना। ये जो होता है पोजीशन क्या होता है, सेल का पोजीशन क्या होता है, सेल का फंक्शनल एक्टिविटी क्या होता है, उस पे डिपेंड करता है क्या, शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स पोजीशन एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो होता है शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो सेल जो होता है, सेल का शेप जो होता है वेरियस शेप का होता है, जैसे डिस्क्वाइडल, डिस्क लाइक, पोलीगोनल जिसमें मेनी कोन्स हो, क्यूबाइडल, क्यूब लाइक, कॉलुमनर मतलब टॉल कॉलुमनर, थ्रेड लाइक धागे की तरह हो, या और इरेगुलर जैसे अमीबा में इरेगुलर शेप होता है। मसल्स फाइबर का क्या होता है, तुम लोग मटन चिकन खाए होगे उसमें, तो उसमें मसल्स फाइबर जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। तो मसल्स फाइबर का सेल, मसल्स फाइबर क्या होता है, एक सेल होता है, उसका शेप क्या हो गया, थ्रेड लाइक हो गया। तो सेल का शेप जो होता है ये वैरी करता है, ये से उसके पोजीशन के अनुसार, उसके फंक्शनल एक्टिविटी के अनुसार सेल का शेप क्या होता है, वैरी करता है। तो सेल का शेप कैसा होता है, डिस्कॉइडल, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, मेनीकोन्स, क्यूबाइडल, क्यूब लाइक, कॉलुमनल, टॉल कॉलुमनर, थ्रेड लाइक और इरेगुलर होता है बच्चों। तो ये सेल का शेप था इतना बच्चों। अब यहाँ पर जानते हैं हम सेल थ्योरी के बारे में। अब किसके बारे में हम जानते हैं, सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में जानना बच्चों कि सेल थ्योरी जो होता है किसने प्रपोज किया है, तो सेल थ्योरी जो होता है प्रपोज किया है किसने, स्क्लाइडन एंड स्वान ने। किसने प्रपोज किया है, स्क्लाइडन एंड स्वान ने प्रपोज किया है। ये स्क्लाइडन यहाँ पर लिखा हुआ है माल्थियस स्क्लाइडेन और नेक्स्ट लिखा हुआ है थियोडोर स्वान। ये दो मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। और ये क्वेश्चन नीट में ही पूछे हुए कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर क्या होगा इसमें, स्क्लाइडेन एंड स्वान। तो अब इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं बच्चों। 1938 में, इन 1938 जो होता है माल्थियस स्वान जो है जर्मन बोटेनिस्ट हैं, ये माल्थियस स्क्लाइडन है ना, माल्थियस स्क्लाइडन ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया था, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशंस निकाला। ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं और वो सेल जो होता है प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो स्क्लाइडन साहब जो होता है जर्मन बोटेनिस्ट थे और ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स का स्टडी किए
और बहुत सारे प्लांट सेल्स पर स्टडी करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशंस क्या बतलाया इन्होंने कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं और वही सेल जो होता है प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं इन 1938 माल्थियस स्क्लाइडन German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं थियोडोर स्वान। मेन याद रखना है स्वान को, यहाँ पर मेन याद रखना है स्क्लाइडन, इसलिए स्क्लाइडन स्वान में टिक कर दिए हैं। ये स्वान साहब जो हैं, थियोडोर स्वान जो हैं 1939 में इन्होंने स्टडी किया, बहुत सारे एनिमल सेल्स का स्टडी किया। ये स्वान साहब जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जबकि स्क्लाइडन साहब जो थे जर्मन बोटेनिस्ट थे। तो ये स्वान साहब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का, एनिमल सेल्स का स्टडी किया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं थियोडोर स्वान, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इन्होंने क्या पाया कि ही फाउंड दैट एनिमल सेल्स लाइक ए सेल वॉल, है ना, CW मतलब सेल वॉल। इन्होंने पाया कि एनिमल सेल में जो होता है सेल वॉल अब्सेंट होता है, उसके जगह पर इंस्टेड दे आर कवर्ड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंस्टेड दे आर कवर्ड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। ये मतलब इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है और बाहरी लेयर जो होता है, बाहरी जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इन्होंने अपना ये भी कंक्लूजन दिया, है ना, he also concluded based on his study on plant tissue that presence of cell wall is a unique character of plant cell। इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया और प्लांट टिश्यू पे स्टडी करने के बाद अपना कंक्लूजन ये दिया कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है। मतलब सेल वॉल जो होता है केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो होता है ये यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है ये। अब यहाँ पर देखना बच्चों, स्वान ने प्रपोज किया अपना एक हाइपोथेसिस। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plant cells are composed of cells and product of cells। स्वान ने अपना हाइपोथेसिस दिया जिसमें ये बतलाया कि किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल का बना होता है और सेल के प्रोडक्ट का बना होता है। फिर स्क्लाइडन एंड स्वान ने जो होता है अपने फाइंडिंग को कंपेयर किया और स्वान के हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। दोनों मिलकर के स्वान के हाइपोथेसिस को डिस्कस किया और फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी। क्या फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी इन दियर ज्वाइंट पेपर। इन दियर क्या होता है इसमें, इन दियर ज्वाइंट पेपर, इन दियर ज्वाइंट पेपर इन 1839। तो स्क्लाइडन एंड स्वान ने जो होता है अपने फाइंडिंग को डिस्कस किया, है ना, अपने फाइंडिंग को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जो होता है स्वान्स का जो हाइपोथेसिस था उस हाइपोथेसिस को जो होता है इन्होंने डिस्कस किया। उस हाइपोथेसिस को इन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद फॉर्मुलेट किया क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया दोनों मिलकर करके अपने ज्वाइंट पेपर में। उस पेपर का नाम क्या था, माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस पेपर का नाम क्या था, जिस पेपर में सेल थ्योरी इन्होंने ज्वाइंटली फॉर्मुलेट किया, उस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। अब दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। ये थ्योरी जो होता है, ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कोई भी न्यू सेल्स जो होता है बनता कैसे है, न्यू सेल्स जो होता है ये कैसे बनता, ये क्या न्यू सेल्स का ऑरिजिन कैसे होता है, कोई भी नया सेल डेवलप कैसे होता है, ये स्क्लाइडन एंड स्वान ने अपने सेल थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो कोई भी न्यू सेल्स जो होता है कैसे एराइज होता है इसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने बतलाया, फर्स्ट टाइम बतलाया रुडोल्फ वर्च्यू। किसने बतलाया, फर्स्ट टाइम जो बतलाया वो किसने बतलाया, रुडोल्फ वर्च्यू ने बतलाया। किसने बतलाया, रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855 में बतलाया। रुडोल्फ वर्च्यू ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बतलाया कि कोई भी नया से न्यू सेल्स जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होता है। किससे एराइज होता है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होता है। किस कैसे? बाई डिवीजन। जैसे ये देखो बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स लिखे हुए हैं। ये डिवाइड करता है तो न्यू सेल्स क्या होता है? फॉर्म होता है। तो न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन। ये स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम किसने दिया? रुडोल्फ वर्च्यू। तो रुडोल्फ वर्च्यू ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बतलाया कि कोई भी न्यू सेल्स जो होता है वो कैसे एराइज होता है? वो एराइज होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू डिवीजन। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड्स एंड गिव राइज टू न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अब ये ओमनीज सेलुला ई सेलुलर को हम सेल लिनेज थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल लिनेज थ्योरी भी कहते हैं और सेल इनहेरिटेंस थ्योरी भी कहते हैं। सेल इनहेरिटेंस थ्योरी। अब यहाँ पर बच्चों जानना कि नीट में इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब दैट न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या? रुडोल्फ वर्च्यू। या ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ वर्च्यू। क्या हो जाएगा? रुडोल्फ वर्च्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं कि सेल लिनेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल लिनेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज किया है? रुडोल्फ वर्च्यू। तो इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन जो होता है बच्चों इस पॉइंट पे जो होता है नीट में पूछे हुए हैं। अब उसके बाद जो होता है, इन्होंने एस्क्लाइडन एंड स्वान के हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया। इन्होंने क्या किया? एस्क्लाइडन एंड स्वान के हाइपोथेसिस को क्या किया? मॉडिफाइड किया। और मॉडिफाइड कर करके जो होता है दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के फाइनल शेप को इन्होंने प्रपोज किया। ये तो ये लिखा हुआ इसमें, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ एस्क्लाइडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया किसने? रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया। अब रुडोल्फ वर्च्यू ने जब मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को तो उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया? स्टेटमेंट था सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है एंड हेरिडिटरी यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो यूनिट होता है वो सेल होता है। और जो भी फंक्शनल एक्टिविटी, जो वाइटल एक्टिविटीज होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सेल के अंदर होता है, इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो जीन के द्वारा होता है। और वो जीन किस में प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है। तो सेल में क्या होता है? जीन प्रेजेंट होता है और उसी के कारण कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए सेल को हम हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। ये है ना, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल का बना होता है या सेल के प्रोडक्ट का बना होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होता है कि न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो होता है रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट कल भी एक वीडियो तैयार करके भेजेंगे हम बच्चों। और ये जो भी वीडियो अभी जो भी चीज़ पढ़ाए हैं वो सारी चीज़ का फोटो लेकर के जो होता है ये साइट पे हम डाल देते हैं। उस जो भी यहाँ पर से जो होता है हम पेज जो भी फ़ोटो कॉपी कर करके साइट पे भेजेंगे, उस पेज नंबर दिया हुआ है और उसी पेज नंबर के अनुसार जो होता है अपना एक अलग कॉपी बनाना सेल साइटोलॉजी का। और उस कॉपी में नंबर ये क्या होता है, नंबर बाई नंबर सारे पेज के में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबको पेज में कॉपी में नोट करते चले जाना बच्चों। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो आज 5 पेज पढ़ाया है। तो आज 5 पेज जो भी पढ़ाए हैं बच्चों इसका फ़ोटो कॉपी भी भेज रहे हैं। और इसको जो होता है तुम अपने अलग कॉपी में जो होता है नोट करते चले जाना ताकि तुम्हें कभी भी रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज के वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आए बच्चों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बतलाना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8298142273। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।